हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है निपा वायरस। सो निपा वायरस करंटली न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। निपा वायरस हैज़ सरफेस्ड इन केरला फॉर द फोर्थ टाइम इन द पास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों में ये फोर्थ टाइम है जो आउटब्रेक हुआ है निपा का इन द केरला रीजन। एंड ये जो जूनोटिक वायरस है ये यहाँ पर केरला में 2018 में फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था और उस टाइम भी इसने ऑलमोस्ट 17 लाइव्स को क्लेम किया था। ठीक है, इतनी डेथ्स हुई थी। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि ये वायरस है क्या और ये किस तरीके से आपका स्प्रेड होता है। ठीक है, अब जो वायरस है इसका मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, सॉरी वायरस है, डिजीज़ भी कह सकते हैं आप। जूनोटिक वायरस क्या होता है या जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जब कोई भी डिजीज़ आपकी फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है उस डिजीज़ को हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, अब जो ये वायरस है ये जूनोटिक है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये वायरस फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसकी मोर्टालिटी रेट क्या है? मोर्टालिटी रेट का मतलब अगर ये डिज़ीज़ किसी को हो जाए तो कितना % चांस है कि उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इस वायरस का मोर्टालिटी रेट 40 to 75%, मतलब इतना ज़्यादा हाई इसका मोर्टालिटी रेट है। लेकिन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है, काफ़ी कम है इसका ट्रांसमिशन मतलब आपका जो ह्यूमन टू ह्यूमन इसका स्प्रेड होना, जैसे कोविड स्प्रेड हो रहा था फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, कोविड का ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो रहा था क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा था। ऐसे ही निपा वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, एंड इसके कैरियर्स कौन से हैं? अब ये वायरस है तो कोई ना कोई इसे कैरी कर रहा होगा। तो इसे कैरी करने वाले जो एनिमल्स हैं वो जनरली जो देखे गए हैं वो है फ्रूट बैट, पिग, डॉग, गॉट्स, ये सब मिलते हैं आपके, जिनके अंदर ये वायरस आपका ट्रैवल करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मोर्टालिटी रेट इसका हाई क्यों है? देखिए, मोर्टालिटी रेट हाई होने का रीज़न जो दिया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि 2 रीज़न आप मान सकते हो। पहला तो ये है कि 2 से 3 दिन की ही विंडो अवेलेबल होती है जिसमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है। अगर विदिन 2-3 डेज़ की जो ये विंडो है इसमें आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं किया तो उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी दिया जा रहा है कि देखो वायरस का जो डिटेक्शन है वो आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, यहाँ पर डिटेक्शन किया जाता है। तो अगर कोई केस केरला में हुआ है तो उसका सैंपल कहाँ जाएगा? आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जाएगा। जिससे कि आपका क्या हो जाता है, डिले हो जाता है काफ़ी, कि जब तक टेस्ट का रिजल्ट आएगा इतने में तो वायरस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और इसे ट्रीट करने के लिए भी आपके पास काफ़ी कम ही दिन होते हैं अवेलेबल। उसके बाद तो कंडीशन बहुत सीवियर कर देता है। सो इसीलिए इन 2 रीज़न्स की वजह से कहा जाता है कि मोर्टालिटी रेट निपा वायरस का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये पॉसिबल रीज़न्स बताए गए हैं। नेक्स्ट जो ये आपके कैरियर्स हैं इनमें आप इन्हें जो एक जनरल नाम दिया जाता है वो आप याद रखेंगे। एक बोलते हैं हम हेल्दी कैरियर्स जो कि हैं फ्रूट बैट एंड पिग्स। फ्रूट बैट और पिग्स को हेल्दी कैरियर्स कहा जाता है। इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी सिम्टम शो नहीं करते हैं। लेकिन अदर जो इसके कैरियर्स है जैसे गॉट, डॉग्स, इन सभी में सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं, इसीलिए इन्हें हेल्दी कैरियर्स नहीं कहा जाता। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम क्या है। इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन फीवर, कॉमन कोल्ड के जैसे होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको सिंपली फीवर या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, या फिर आपको क्या कहते हैं कोल्ड वाले सिम्टम्स होंगे, वो सारे आपको फील होंगे। लेकिन लेटर पीरियड में जैसे जैसे ये कंडीशन सीवियर होती है तो ये जो वायरस है आपका एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ ब्रेन। सो अगर पेशेंट का ब्रेन स्वेल हो जाए तो उसके हाई चांसेस हो जाते हैं डेथ के।
ठीक है। तो डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर किसी को स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, एंसेफेलाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ड्यू टू दिस वायरस। अब देखते हैं कि ये आपका जो वायरस है सबसे पहले कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जो फर्स्ट आइडेंटिफाई इसे किया गया था वो किया गया था ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इन द पिग फार्म्स ऑफ द मलेशिया। ठीक है, पिग फार्मर जो है वहाँ पर ये लोकली सबसे पहले स्प्रेड होता हुआ नोटिस किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था 1998 में मलेशिया के ही विलेज निपा में, उसी के नाम पर ही इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, 1999 में ये फिर आपका सिंगापुर में भी इसका कुछ आउटब्रेक हुआ और फिर उसके बाद इंडिया में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में ये आपका आउटब्रेक स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग 2001 टू 2007। इस टाइम पीरियड के बीच में काफ़ी बार ये वेस्ट बंगाल में भी बार बार आउटब्रेक होता रहा एंड इसके बाद फिर ये फर्स्ट टाइम केरला में 2018 में भी आपका इसने अपना पहला आउटब्रेक दिखाया। ठीक है, अब ये आपका किन कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है, तो देखा गया है कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है, सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को ही कर रहा है, जैसे कि साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इस रीजन की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादातर ये अपना आउटब्रेक दिखाता है। सो अब ये देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है, कौन स्प्रेड करता है, कैसे ये स्प्रेड होता है। तो जो ICMR है इंडिया का, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने अपने सर्वे में ये पाया है कि इस वायरस का जो नेचुरल रिजर्वॉयर है वो फ्रूट बैट है। ठीक है, तो बेसिक ये कहते हैं कि ज़्यादातर इसी से ही स्प्रेड होता है, फ्रूट बैट ही है जो इस वायरस को ह्यूमन तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कहा गया है कि इनके जो सिक्रीशंस हैं अगर उनके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन आ जाता है तो ये वायरस आपका स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट में अगर आप आते हो तो आप कैसे आओगे, जैसे कि वायरस के जो सिक्रीशंस हैं, ये जो बैट है इसका जो सिक्रीशन है जिसमें वायरस प्रेजेंट है, ये अगर किसी ट्री पे, फ्रूट पे या फिर किसी भी सांप पे, जूस, टॉडी, किसी भी चीज़ पे आपके प्रेजेंट है और वहाँ कोई ह्यूमन अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस आपका ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये जो वायरस है ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपका स्प्रेड होता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक पेशेंट के पास आ जाता है, कांटेक्ट में आता है कोई दूसरा पर्सन, तो फिर उस दूसरे पर्सन को भी इस वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब WHO ने इस वायरस को एज ए वायरस ऑफ कंसर्न कहा है। क्यों कहा है, इसका रीज़न ये दिया गया है कि जो ये वायरस है जितनी बार ये बार बार आपका आउटब्रेक होगा, जैसे एक बार 2018 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, फिर 20 में हुआ, ऐसे जितनी बार इसका आउटब्रेक होगा ये उतनी ही ज़्यादा बार चांसेस है कि म्यूटेट करके आएगा। ठीक है, मतलब अपने आप को एडवांस बनाएगा, इतना ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है ये खुद को कि इसका ट्रांसमिशन रेट जो अभी हम कह रहे थे ना लो है इसका ट्रांसमिशन रेट, वो क्या कर सकता है आपका इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, इसीलिए WHO ने कहा है कि ये वायरस ऑफ कंसर्न है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ये दूसरा कोविड ना बन जाए। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो चीज़ को कि कोविड की तरह ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना करे, इसीलिए इस पर ध्यान देने को कहा गया है। ठीक है, सो इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर आप सोचें कि क्यों इतनी ज़्यादा जूनेटिक डिजीज़ अब स्प्रेड कर रही है, जैसे पहले कोविड आ गया, अब निपा से भी हमें बचना है और भी आपके वायरसेस आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आपका हैबिटेट आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो एनिमल जो हैं जिन्हें अपने हैबिटेट जो फॉरेस्ट में रहना चाहिए था या जो भी उनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें रहना चाहिए था, अब वहाँ पर एंट्री किसकी हो गई है, ह्यूमन की हो गई है। तो जब आप एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके ह्यूमंस वहाँ पर उनके हैबिटेट में एंटर करोगे तो ह्यूमन का और एनिमल का जो इंट्रैक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी डिजीज़ भी स्प्रेड करेंगी। ठीक है, एंड सेकेंड रीज़न ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, उन्हें अपना फेवरेबल, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉरी, तो
जितना ज़्यादा वार्म अप आपका टेम्परेचर होगा, जिन एरियाज़ में बहुत ठंड होती है वहाँ पे मान लीजिए कोई वायरस आपका फ्रीज़ हो रखा है और वहाँ पर अगर आप टेम्परेचर राइज होने लग जाए तो वो वायरस वहाँ से क्या हो जाते हैं, आपके लीक हो जाते हैं, फिर वो आपके जूनोटिक डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। हो सकता है कि उनसे जूनोटिक डिजीज़ हो। सो ये कॉज दिए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से इतना ज़्यादा आउटब्रेक होने लग गया है जूनोटिक डिजीज़ का। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पहली बार तो हमारे वेस्ट बंगाल में ये आपकी डिजीज़ स्प्रेड हुई, उसके बाद अब ये केरला में हुई, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रही, सिर्फ यही 2 स्टेट्स क्यों हैं? तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन पहला तो ये दिया गया है कि 2018 में जो आउटब्रेक हुआ तो वहाँ पर तो प्रूव था कि बैट्स जो थे, जो कोझिकोड एरिया स्पेसिफिकली जहाँ पर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, वहाँ पर बैट्स की वजह से ये आपका स्प्रेड हुआ था, बैट्स ही सोर्स थे इन्फेक्शन के, ठीक है। लेकिन फिर बाद में अब क्या हुआ है कि जब 2018 के बाद से अब तक केरला में आपके पिछले 5 सालों में आपका 4th टाइम जब ये आउटब्रेक हो रहा है तो वहाँ के लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई है कि अगर आपको मान लीजिए कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कोल्ड है, फीवर है, तो वो लोग सीधा जाकर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करवा लेते हैं, अपना सिम्टम टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं हो रहा। दूसरे स्टेट्स में क्योंकि उन्हें इतना सस्पिशन है नहीं ना दिमाग में कि हमारे यहाँ निपा तो होता नहीं, तो वो टेस्ट करवाते नहीं है। वो कोविड का टेस्ट करा लेंगे लेकिन निपा का नहीं कराते, सोचते यहाँ थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ केसेस अगर निपा के दूसरे स्टेट्स में भी हों तो वो अनरिकग्नाइज रह गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर ये आउटब्रेक कहाँ पर होता रहता है, बार बार रिपीटेडली केरला में हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस कोई आया है क्या? 2018 में सबसे पहले केरला में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, पहला आउटब्रेक 2018 में था। क्या तब से लेकर अब तक जो है जितनी बार भी आउटब्रेक हुआ है, क्या इसमें कोई डिफरेंस आया है? तो ये नोटिस किया गया है कि जो पेशेंट्स हैं, जब 2018 में ये आपका स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जब हॉस्पिटल्स में आते थे आपके पेशेंट्स, तो वहाँ पर फीवर के सिम्टम्स होते थे और बाद में डेवलप हो जाते थे सिम्टम्स अनकॉन्शियसनेस के, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, ये सब दिखाई देने लगते थे। मतलब स्टार्टिंग में तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है वो एज ए फीवर आता था, बाद में उसमें जब ज़्यादा उसकी कंडीशन सीवियर होती थी तो उसमें अनकॉन्शियसनेस हो जाती थी, मतलब बेहोश वगैरह हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स आने लगते थे लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, ठीक है, और बाद में वो सीवियर केस होने पर निमोनिया का भी केस बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वायरस आपका क्या करके आ रहा है, हर आउटब्रेक के अंदर म्यूटेट हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपका WHO ने इसे क्या कहा है, वायरस ऑफ कंसर्न है, ठीक है। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि वायरस जो है इसके स्ट्रेन में कितना चेंज आया है, ये कितना ज़्यादा म्यूटेट कर चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या निपा वायरस सीजनल है, ठीक है। तो सीजनल की बात करें तो ये देखा गया है कि जो इसका रूस्टिंग सीज़न है, जब ये स्प्रेड करता है, वो जून से लेकर नवंबर तक का टाइम पीरियड होता है जब ये स्प्रेड करता है, ठीक है। उस टाइम पे जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम बैट टू ह्यूमन, उसका रिस्क सबसे ज़्यादा हाई है, बहुत हाई रिस्क है, ठीक है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि वायरस ये स्पिल ओवर कैसे करता है, ठीक है, सॉरी, बैट ये आपका स्पिल ओवर कैसे करता है, किस कारण की वजह से बैट्स के अंदर जो ये वायरस है वो आपका ह्यूमन तक जाता है। क्योंकि ये देखा गया है कि देखो हर बैट के अंदर ये वायरस तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम ऐसे बैट्स होते हैं जो इस वायरस को एनवायरनमेंट में स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या रीजंस है, क्या कोई इकोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई खाने की कमी होने की वजह से कर रहे हैं, या कोई भी और चेंज, मतलब जो उनका एक ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं वो हमें अभी तक नहीं पता है, जिसके ऊपर अभी भी स्टडी करना बाकी है। सो नाउ लेट्स स्टडी लास्ट टॉपिक अपना कि भाई क्या वे फॉरवर्ड हम दे सकते हो। देखो अगर स्पेसिफिकली निपा की हम बात करें तो जैसे WHO ने कहा है, आप क्या कर सकते हैं, जो कंट्रीज़ निपा से जूझ रहे हैं वो अपना हॉटस्पॉट जो है, मतलब जो आपकी पर्टिकुलर कंट्री में जो एरिया है जहाँ पर निपा के बहुत ज़्यादा आउटब्रेक आते हैं ना,
उन हॉटस्पॉट्स को आप कंट्रोल करो, मॉनिटर करो, ठीक है। मॉनिटर करोगे, एंटिसिपेट करोगे, तभी जाके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये WHO ने सजेस्ट किया है कंट्रीज़ को, ठीक है। और आप क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हो? सो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देखो, हमें ना क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन करनी होगी ताकि हम इस निपा वायरस को पढ़ सकें। क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन मतलब ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट हेल्थ, इन तीनों को मिला के पढ़ना होएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों इस वायरस के स्प्रेड होने में तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपका ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, एनिमल भी इन्वॉल्व है और एनवायरमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा ये सजेशन दिया गया है कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करो कि ये जो वायरस है ये आपका कब कब आपका किस तरीके से ये स्प्रेड होता है, क्या कंडीशन थी वहाँ पर, किस तरीके से किसी का इंटरेक्शन हुआ होगा, ठीक है। और जो स्पिल ओवर इवेंट्स हैं उनको भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि क्या पैटर्न है इसके स्प्रेड होने का, क्या रीज़न है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ बैट के बारे में हम सोच रहे बैट की वजह से होता है, या फिर बाद में कभी पता चले बैट की वजह से नहीं होता था, किसी और कारण हो रहा था, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे पैटर्न कि वायरस कैसे सर्कुलेट कर रहा है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक। नेक्स्ट जो इसके लिए सजेशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हमें वायरस को ही समझना पड़ेगा, वायरस के ऊपर स्टडी करनी होगी कि वायरस है कैसा और ये आपका स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है डिजीज़ सर्वेलेंस। ये हमने अभी बात कर ही ली है कि आपको डिजीज़ का पूरा ओवरऑल व्यू देखना होगा, किस हॉटस्पॉट पे ये आपका स्प्रेड होता है। एंड नेक्स्ट आपकी है ना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो है केरला में और दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको इंक्रीज़ करनी होगी। स्पेशली केरला में 4th टाइम आपका आउटब्रेक हुआ है, तो 5th टाइम ना हो इसके लिए आपको पहले जो प्रिपरेशन है उसको तैयार करना होगा। सो अगर हम किसी भी डिज़ीज़ को लेकर एक जनरल सजेशन देना चाहें कि भाई क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो वो आप ये स्टेप्स दे सकते हो जनरल, ठीक है। निपाह के रिलेटेड ही नहीं बात करें, निपाह के लिए हमने यहाँ ऊपर डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर जनरल हम बात करें तो ये स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं वो हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करो, और जो एनिमल हस्बेंड्री है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल सेटअप करो, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं उन्हीं से ही तो आपका ह्यूमंस तक ये ट्रांसफ़र हो रही है डिफरेंट डिजीज़ेस। तो उनके लिए आप सर्टेन कुछ रूल्स बनाओ कि आपको एनिमल्स को इस तरीके से मेंटेन करना है, जैसे कि भाई आपके जितने एनिमल्स आप अपने पास रख रहे हो उन्हें वैक्सीनेट करो, ठीक। नेक्स्ट आप दे सकते हैं कि सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक, मतलब आपको पब्लिक में स्प्रेड करनी होगी अवेयरनेस कि भाई इतनी क्लीनिनेस रखनी है, सैनिटेशन का ध्यान रखना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, इस तरीके की जो एनिमल है कांटेक्ट में आ रहे हो, किसी एनिमल के कांटेक्ट में आ रहे हो तो अपने हाथ को थॉरली धोना है। इस तरह की जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड करनी है कि वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। सो उसको हम बोलते हैं कि सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एपिडेमिक। ये जनरल है कि आपका कोई भी डिज़ीज़ हो रहा है तो उसको मॉनिटर करो कि भाई कैसे वो स्प्रेड हो रहा है, और उसी की अवेयरनेस आपको अपने आंगनवाड़ी एरियाज़ में स्प्रेड करनी चाहिए, मतलब लोकल लेवल पे लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाओ कि ये ऐसे डिज़ीज़ फैल रहा है, आपको ये स्टेप लेने हैं, ठीक। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। ये डायग्नोस्टिक लैब का ही आप डाल सकते हो इसके अंदर कि कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको डेवलप करो ताकि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर किसी तरह की कोई डिज़ीज़ आती भी है तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल हो कि उसके शॉक को अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस आपको लेने होंगे, जैसे कि भाई किसी को अगर हो भी जाती है कोई ये जूनोटिक डिजीज़ हो जाती हैं तो उनको क्वारंटाइन करे कोई भी अथॉरिटीज़, ठीक है। ये स्टेप्स आप ले सकते हो। सो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टिल द एंड, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, अंटिल देन कीप स्टडीइंग, बाय।